नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे कुछ सवाल रह गए थे, आज हम उन्हें वाइंड अप कर लेंगे। और आगामी कक्षाओं में हम जो आने वाला 3 अगस्त को उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम है, 21 सितंबर को वीडियो पीडीओ पटवारी का एग्ज़ाम है, और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इश्यूज होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे हम आज कंप्लीट करते हैं अपना पेपर। आई होप आपने 119 सवाल था हमारा। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, तो ध्यान रखना, सुदर्शन झील का जो निर्माण था वो किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसका आने वाले समय में जब गुप्त साम्राज्य आया तो इसका एक शासक हुआ स्कंदगुप्त। स्कंद गुप्त, इसके द्वारा इसका पुनरुद्धार पुनरुद्धार कराया गया था। ठीक है, और स्कंदगुप्त से ध्यान रखना, एक स्तंभ मिलता है भित्री या भिटारी। भिटारी स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। ठीक है, मैंने बताया सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसका आने वाले समय पुनरुद्धार का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसे रिनोवेट कराया। रिजुवेनेशन बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में। तो उसे रिनोवेट कराया, यानी उसमें अगर कुछ गड़बड़ आ गई थी या फिर उसे और आने वाले समय तक ये चलती रहे, अच्छी बनी रहे सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि और अन्य भी बहुउद्देशीय इसके यूज होते थे, तो उसके लिए भी क्या किया गया? स्कंदगुप्त के द्वारा इसका पुनरुद्धार कराया गया। और स्कंदगुप्त से ही एक लेख मिलता है भित्री या भिटारी स्तंभ लेख, जिसमें क्या है कि आप वैसे तो ये अपने आप भी इम्पोर्टेंट रहता है, बट उत्तराखंड में जब ये जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड का कुछ भाग गुप्त साम्राज्य के अधीन था, तो ये जानकारी हमें बेसिकली इससे मिलती है। और चंद्रभागा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में भी जानकारी बेसिकली हमें इस स्तंभ लेख से उत्तराखंड के संदर्भ में देखने को मिलती है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना है, सिंपल सवाल है ये, मखपति घोषाल। कई बार रिपीटेड सवाल है और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। कई सारी स्थापनाएं हुई है, जैसे आजीवक संप्रदाय है। आजीवक संप्रदाय का तो मखपति घोषाल ही है, मखली घोषाल। और इनके द्वारा क्या है कि अशोक के द्वारा इन्हें दान में पहाड़ियों में कुछ गुफाएं भी दी गई थी। तो ठीक है, नेक्स्ट आता है विक्रमशिला विश्व यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, ये कौन होगा? धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि धर्मपाल जो था वो पाल वंश का था। पाल वंश। ठीक है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो वहां आप एक त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। और इसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था कि ये तीनों आपस में गंगा और यमुना दोआब का जो क्षेत्र था उसको लेकर हमेशा ये लड़ाई करते रहते थे। तो इसी को लेकर ये तीनों आपस में लड़ते थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भी आता है कि निम्न में से कौन नहीं है? तो ध्यान रखना है आपको, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और ये भी ध्यान रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लेने वाला कौन डायनेस्टी था? वो था पाल वंश। ठीक है, इसका संस्थापक गोपाल है, पाल वंश का। और धर्मपाल के द्वारा सोमपाल विहार, बिहार में है, सोमपाल विहार की स्थापना भी की गई है। सोमपाल विहार। नेक्स्ट आता है इसमें पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन अगर हम बात करें तो ये चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंश में बेसिकली 3 कैटेगरी है, चालुक्य वातापी, चालुक्य बेंगी और चालुक्य कल्याणी। तो चालुक्य वंश में जो एहोल पुलकेशिन द्वितीय है, इसके द्वारा हर्षवर्धन को, हर्ष
वर्धन को हराया गया था, को हराया गया था, ठीक है। और ये किसका है? एहोल, एहोल प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है, जैसे आप लिखे प्रशस्ति कवि तो यानी उसकी प्रशंसा में लिखा गया है। तो एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, नंबर एक बात। और इसके बाद इसके द्वारा दक्षिण पथेश्वर की उपाधि भी धारण की गई थी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। बेसिकली आप इसे ऐसे समझें कि इस तरीके से कुछ था। तो यहाँ पर जो क्षेत्र था, ये चालुक्य बेंगी का जो क्षेत्र था, वो लगभग लगभग कुछ इस क्षेत्र में भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। तो इस क्षेत्र को, क्योंकि आपको पता है कि जब एंशियंट से हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अंतिम जो हमें एक सशक्त राजा दिखाई देता है, वो कौन दिखाई देता है? हर्षवर्धन दिखाई देता है। और उसके बाद फिर संक्रमण का काल दौर शुरू हो चलता है। तो उसको हराने का काम, क्योंकि हर्ष एक बड़ा राजा हुआ है, तो उसको हराने का काम किसके द्वारा किया गया था? चालुक्य वंश का जो शासक था, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय। और इससे संबंधित एक और ध्यान रखना आप, क्या है? एहोल अभिलेख या एहोल प्रशस्ति अभिलेख, एहोल अभिलेख भी कहते हैं, एहोल अभिलेख, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर था, कहीं इधर जाकर हराया था, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एक ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट सवाल हमारा आता है कि मिलिंद पंथ प्रश्नों पर आधारित है, किस भाषा में लिखा गया है बेसिकली? तो ध्यान रखना, ये पाली भाषा का है। मैं आपको बताऊं, जब मौर्य साम्राज्य कोलैप्स होता है तो उसके बाद क्या आता है? विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें क्या होता है? हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण, ये इनका क्रम है। तो हिंद यवन का जो एक शासक था उसका नाम था मिलिंद। और हमारे यहाँ जो एक नागसेन था, तो मिलिंद के कुछ प्रश्न होते हैं। और नागसेन जो था वो क्या था? आपका बौद्धिस्ट जो था उसका काफी अच्छा जानकार था। तो मिलिंद पनो जो है एक बुक है, और उसका उसमें जो प्रश्न उत्तरीय है वो मिलिंद के कुछ प्रश्न हैं, और उनका उत्तर किसके द्वारा दिया गया है? नागसेन के द्वारा दिया गया है, नागसेन, ठीक है। अच्छा, एक नागसेन ये है उस समय का एंशियंट का, और एक नागार्जुन, नागार्जुन साहित्यकार भी है। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है आपको ना, ठीक है। और एक एक्टर भी है वर्तमान में, उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। बट नागसेन के प्रश्न है और मिलिंद के, नागसेन के उत्तर है और मिलिंद के प्रश्न है, प्रश्नों पर आधारित लिखा भी है। और किस भाषा में है? पाली। बेसिकली अगर आप ज्यादातर देखोगे तो बौद्ध भाषा से, यानी जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी जो भाषा है वो पाली है। और जो जैन है ज्यादातर वो प्राकृत में है, ठीक है, वो प्राकृत में है। ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, शाहजहां ने अपने पुत्र शाह इकबाल की उपाधि से किसे नवाजा था? तो देखो, थोड़ी सी स्टोरी में बताता हूँ। शाहजहां जब अंतिम चरण में था अपना, तो वो उसका जो सबसे योग्य पुत्र था वो था दारा शिकोह, और उसके चार बेटे थे, दारा शिकोह, शाहसूजा, औरंगजेब और मुराद। इनमें आपको पता है कि आने वाले समय में फिर जो राजा बना वो कौन बना? औरंगजेब बना। बट शाहजहां की जो दिली इच्छा थी, वो चाहता था कि मेरे उसका उत्तराधिकारी कौन हो? बेसिकली आपका दारा शिकोह, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा योग्य जो व्यक्ति था वो दारा शिकोह ही था। और इन्होंने जो सूजा और मुराद और औरंगजेब है, इन्होंने तीनों ने षड्यंत्र करके दारा शिकोह को क्या कर दिया था? मौत के घाट भी उतार दिया था, ठीक है। दारा शिकोह, बेसिकली इसमें तीन युद्ध होते हैं, ध्यान रखना आप। उत्तराधिकार के कई युद्ध हुए, इनके द्वारा लड़े गए। बहादुरगढ़, धर्मट, सामूगढ़ और देवराई। ये अंतिम उत्तराधिकार का युद्ध था 1558 में, सॉरी 1658 होगा, 1658 में, ठीक है, 1658 में। बाकी अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब का आप कार्यकाल लगभग 1656 से 1707 तक पढ़ते हैं, 1707 तक पढ़ते हैं। बट क्या हुआ, 2 साल तक ये
पर्टिकुलर अपने गद्दी को कैसे हथिया सके उसी में उलझा रहा, और इसके द्वारा ये युद्ध लड़े गए बहादुरगढ़, धर्मट, सामूगढ़, देवराई। और देवराई जो है वो बेसिकली उत्तराधिकार का युद्ध, लास्ट का युद्ध जो था वो कहा जाता है, और बेसिकली ये अरेंज करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो शाह इकबाल किसे कहा गया था? दारा शिकोह को। और इसे एक और उपाधि दी गई थी, सिर ए अकबर की। ठीक है, जितने भी हमारे हिंदू के पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ हैं मैक्सिमम को दारा शिकोह के द्वारा क्या किया गया था? फारसी में अनुवाद भी किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सिर ए अकबर। हाँ, नेक्स्ट आता है नीचे नीचे दिए गए कालक्रम में। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था हमारा? पानीपत 1526 में। फिर 1527 का खानवा का है, और ये 1528 है, और ये कब का है? 1529। और अभी इनकी डेथ भी हो जाती है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना खानवा के युद्ध में ही ऐसा कहा जाता है कि खानवा का जो युद्ध था बाबर हारने वाला था, बट इसके द्वारा इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था, यानी इस्लाम खतरे में है ये बताया गया था। तो यहां पर क्या था कि खानवा का युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया, जिहाद का नारा। तो ये कभी पूछ देता है कि जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया, तो ध्यान रखना है आपको, खानवा के युद्ध में दिया गया था। ठीक है, और इसमें इसने किसे हराया था? राणा सांगा को, राणा सांगा को। इसमें मेदिनी राय को हराया था, और ये आपको पता है इब्राहिम लोदी को हराया था, और घाघरा में महमूद लोदी को हराया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किसे किसे हराया था ये बात, इसमें राणा सांगा है, और चंदेरी में कौन है? मेदिनी राय है, यहाँ पर इब्राहिम लोदी है, और यहाँ पर क्या है आपका? महमूद लोदी है। तो ये भी ध्यान रखना किसे हराया था। और बेसिकली क्रम भी ये होता है, पानीपत पहले है, फिर खाना है, खानवा है सॉरी, फिर चंदेरी है, और फिर घाघरा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज और कभी आप पूछें कि 1526 से हम बेसिकली बाबर को देखते हैं, तो ध्यान रखना 1501 या 02 में एक बार पहले भी बाबर यहां पर आया था, और बाबर को सेबानी खां के द्वारा पराजित किया गया था, पराजित किया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो बाद में फिर दोबारा फिर बाबर वापस लौटा था, और वहां से शक्ति गेन करके उसके बाद फिर वापस इसने यहाँ पर हिंदुस्तान आया था, और उसके बाद इसने अफगानिस्तान के रास्ते से अंदर आके उसके बाद फिर ये युद्ध लड़े थे, और अपनी सत्ता यहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, जियाउद्दीन बर्नी में किसकी रचना है? में किसकी रचना की? तो तारीख मुबारक शाही या अल सरह हिंदी है इसका, नहीं। जैनुल अखबार नहीं, फतवा है जहांदरी, और तारीख है मोहम्मदी। तो फतवा है जहांदरी जियाउद्दीन बर्नी की बुक है। मैं एक चीज इसमें आपको बता देता हूँ, ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो, अगर एक आता है तारीख है फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, एक आता है फुतूत ए फिरोज शाही, और एक आता है तारीफ ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतूत फिरोज शाही। ध्यान रखना, तारीख फिरोज शाही जो बुक है वो है बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी, जो हम अभी पढ़ रहे थे। फुतूत फिरोज शाही की बात करें तो ये एफएसटी की है, फिरोज शाह तुगलक की। और तारीफ की अगर हम बात करें
तो ये किसकी है आपकी? अफीफ, या कहीं कहीं पर जियाउद्दीन बर्नी भी मिलता है, बर्नी। ठीक है, तो कभी कभी अफीफ अगर आ जाए तो ये आपको ध्यान रखना है कि जियाउद्दीन बर्नी आ जाए तो ऑप्शन वो भी सही होगा, अफीफ आ गया तो वो भी सही होगा। तारीफ किसने की? अफीम खा के। और एफएसटी से फतूत, ये पूरा का पूरा एफएफई है तो एफएफई आ जाएगा। और तारीख किसने लिखी? बर्नी ने। बट यहाँ पर अगर हम सवाल देखें, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पेपर में बड़ा कंफ्यूज करते हैं और जब एक बार आ जाते हैं तो ये मान के चलिए अगर ऐसा सवाल आपका सही होता है तो सिलेक्शन के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो तारीख मुबारक शाही नहीं होगा, फतवाए जहादरी अलग बुक है उनकी, बट तारीख मोहम्मदी लिखा है। तारीख फिरोज शाही अगर आ गया तो जियाउद्दीन बरनी की है। और तारीफ अफीम, अफीम खा के मैंने बताया। और फतूत फिरोज शाही अगर बात करें तो अपनी आत्मकथा, पहला जो तुगलक वंश का शासक था वो फिरोज शाह तुगलक ही है, जिसने फतूत फिरोज शाही लिखी बेसिकली। ठीक हो गया। और अगर पूछ ले कि ये किसका, ये तो एमबीटी, ये किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का राजकवि था। अकबर ने किस क्षेत्र को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? तो ध्यान रखना, गुजरात। ये 1675 का युद्ध है, इसे सरनाल का युद्ध भी कहते हैं, सरनाल का युद्ध। ठीक है, 1675 में इसका निर्माण किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कहां पर किया था, किस क्षेत्र में? तो गुजरात। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना, ये हरिऔर बुक्का के द्वारा की गई थी, बेसिकली एमबीटी के द्वारा, वही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इनको क्या कर लिया गया था? बंदी बनाया और इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था। और उसके बाद फिर ये दोनों छूटे और दक्षिण में जाके इन्होंने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और आगे फिर चला संगम वंश, और फिर ये हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय। तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए, हालांकि बहुत विस्तृत टॉपिक है, 2-3 घंटे में कवर होता है। बट आपको ध्यान रखना है किसने बंदी बनाया था इन्हें? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और हरिहर बुक्का के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अच्छा हाँ, एक और ध्यान रखना, अगर कभी पूछ दे कि किससे संबंधित है तो ध्यान रखना, हरिहर बुक्का काकतीय राजवंश। विजयनगर जो साम्राज्य था, प्राचीन काल में इसे काकतीय राजवंश के नाम से जाना जाता था। काकतीय राजवंश के नाम से जाना था। जहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की वहां पर काकतीय राजवंश था, और काकतीय राजवंश में ही बेसिकली ये दोनों और इनके पूर्वज सामंत के तौर पर कार्य करते थे। जब एमबीटी के द्वारा दक्षिण अभियान किया गया तो उसके द्वारा क्या गया, इन्हें बंदी बना लिया गया था। और फिर अपने ये गुरु विद्याचरण, जो इनका एक नाम आता है विद्याचरण या विद्याचरण, तो उसके द्वारा क्या हुआ था, ये पुनः हिंदू धर्म में लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंग्रेजी व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, अब बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अंग्रेजी व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे? तो ध्यान रखना, ये वुड डिस्पेच 1854 को। ये कब का है? ध्यान रखना, जुलाई 1854 का। इसमें 2-3 चीजें बेसिकली की गई थी। एक तो इसने कहा कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग का गठन, शिक्षा विभाग का गठन। दूसरा इसने कहा प्राइमरी एजुकेशन किस में हो? मातृभाषा में। और HE लिख रहा हूं मैं, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा किस में हो? इंग्लिश। नेक्स्ट इन्होंने शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने की बात की, अनुदान देने की बात की। ठीक है, अनुदान देने की बात की। और आप देखते होंगे हमारे यहाँ जो यूनियन ग्रांट कमीशन है, यूजीसी कहते हैं ना, कि कोई यूनिवर्सिटी या फिर किसी को यूजीसी मान्य प्राप्त है, यूजीसी मान्यता प्राप्त है नहीं, तो वो कहाँ का देखा जाए तो
वो बीज कब बोया गया था? तब 1854। वहीं से ही ये परिपाटी लगभग लगभग चली आ रही है। तो ये दो तीन चीजें जो थी इसके द्वारा की गई थी, और इसी के द्वारा अगर हम देखें तो 1857 में 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? वुड डिस्पैच आयोग। इसलिए मैग्ना कार्टा मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें ऐसे प्रोविजन किए गए थे जो आज भी उस समय से 1854 से और आज अगर हम 150 साल के बाद 175 साल लगभग लगभग आ जाते हैं, 125 और 44 तो 170-80 के लगभग ये बैठता है, तो तब भी आज भी ये रेलिवेंस बना हुआ है कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो मैग्ना कार्टा मतलब एक प्रकार से शिक्षा की नींव में वो मील का पत्थर साबित हुआ, ये वुड डिस्पैच जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जो आज 2025 और आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति या फिर अपनी महत्वता इंपोर्टेंस बनाए हुए हैं। तो इसलिए से मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैकले का संस्मरण पत्र आपको पता ही होना चाहिए, फिल्ट्रेशन थ्योरी के बड़े लोग पहले कुछ लोग पढ़ाएंगे, फिर वो छोटी छोटी कलर के बेस पे उन्हें जानकारी देगी। हंटर शिक्षा आयोग 1882 का है, प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। हार्टोग समिति 1918, सार्जेंट प्लान भी उससे ही है, वर्धा समिति गांधी जी का वो भी इसी से है, शिक्षा से ही है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, और मैं इसे तो ध्यान ही रखना है, ये उसमें वनडे एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? देखो अलीगढ़ आंदोलन को थोड़ा सा आप समझ लें। अलीगढ़ आंदोलन का जो शुरुआत करता है बेसिकली माना जाता है वो सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। 1857 के बाद हुआ क्या था कि मुस्लिम जो समाज था वो देखा गया कि कहीं ना कहीं अपनी परंपरागत और रूढ़िवादी समस्याओं या फिर चीजों में ही घिर के रह जा रहा है। तो सर सैयद अहमद ने ये कहा कि आप पश्चिमी शिक्षा पश्चिमी शिक्षा का मतलब आप सिंपल समझिए कि इंग्लिश इंग्लिश यानी उन विचारकों को पढ़े, उन लेखकों को पढ़ें, और जो वैचारिक क्रांति उन्होंने उनके द्वारा पढ़कर लिखकर अपने देशों में की गई, उस प्रकार की आप भी मॉडर्नाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। तो इसी को लेकर बेसिकली अलीगढ़ आंदोलन था। एक अलीगढ़ आंदोलन है और इसी को लेकर फिर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1875 में हुई। और अलीगढ़ आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो ये आफ्टर 1857 की क्रांति के बाद लगभग 1858 या 60 में चला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। भारत में धार्मिक आधार मुस्लिम राज्य की ऐसा बिल्कुल नहीं था। पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को मुस्लिमों को बीच प्रश्रय देना, ये भी हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। A और C भी हो, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। और पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिम, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम शिक्षा में सुधार को प्रश्रय देना, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर था। हालांकि C भी हो सकता है, A और C दोनों आंसर हो सकते हैं, बट A को आप ज्यादा कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में BHU बना, विकसित हुआ, इसकी स्थापना किसने की? बेसिकली इसकी स्थापना अगर मैं आपको बताऊं तो वो किसने की थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इनकी जो सहयोगी थी वो एनी बेसेंट भी, तो आंसर एनी बेसेंट आ जाएगा चूंकि इसमें मदन मोहन मालवीय नहीं है। और ये स्थापना कब हुई थी? 1915 में बनारस में। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। बेसिकली ब्रह्म समाज की स्थापना जब 1828 में की गई, तो उसके बाद हुआ क्या था कि यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, सॉरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, तो इनके द्वारा क्या वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी अलग अलग क्या की थी, एक विंग स्थापना की थी, और इसने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इनके द्वारा तत्वबोधिनी समाज की, इस तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इनके ही आगे जाके जो पौत्र हैं वो क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। 1858-59 में लिखित नील दर्पण को उजागर कौन करता है? ध्यान रखना, वो किसकी बुक है? दिन। ये पेट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है। नेक्स्ट आता है, इसमें एक ऑप्शन है, अच्छा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ध्यान रखना, इनके द्वारा सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया था। ये भी एक कृषक विद्रोह था,
और इसमें इनकी एक बुक है आनंद मठ। आनंद मठ, इसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, जो हमारा राष्ट्रगीत है ना वंदे मातरम, वो इन्हीं के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष रद्द किया गया? तो ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन की अगर हम बात करें तो इसकी जो घोषणा थी, ये 2-3 डेटें आपको ध्यान रखनी है। इसकी घोषणा जुलाई 1905 में, और फिर 5 अगस्त 1905 को यह कहा गया कि जो बंगाल विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 से क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। 19 जुलाई में एक आएगा, और 5 जुलाई को मतलब कहते हैं ना कि हमने कह दिया, जैसे आज में देखा होगा आपने, घोषणा कर दी किसी नेता ने या फिर किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री ने, बट उसे क्या है कि कागजी रूप भी दिया जाता है। बट उसमें क्या हुआ कि 16 जुलाई को घोषणा होगी कि बंगाल विभाजन होगा। 5 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो गया कि 16 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, और लगभग 6 साल तक ये बना रहा। और 1911 में फिर ये क्या किया गया, विभाजन रद्द किया गया। आपको पता है बहुत सारे आंदोलन हुए इसके बाद, चीजें कहीं ना कहीं बनी, बिगड़ी, बिखरी, और नरम दल और गरम दल में जब इतिहास के क्रम में हम पढ़ते हैं तो फूट भी इस समय दिखाई देखने को मिलती है, और 1916 में दोनों का एकीकरण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बंगाल विभाजन इंपोर्टेंट है। तो ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया, बंगाल विभाजन पे बोलने के लिए ही 2 घंटे बहुत काफी हैं अगर देखा जाए तो। बट फिर भी, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार हैं? तो ध्यान रखना, ये मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, इसमें हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलती है, हमें ये जानकारी मिलती है। ये, और अब हम अपने लास्ट, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, भारत में आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर हुआ? अच्छा, कहाँ पर पूछा है ना, कब नहीं पूछा है ना। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो गठन था वो सिंगापुर में हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को। ये ध्यान रखना है। कौन सही सुमेलित नहीं है? काला माटी, डीना पानी। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, काला माटी और डीना पानी। डीना पानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अल्मोड़ा में पड़ती है। ठीक है, किमनीग्राम में आपको पता है एंशियंट से संबंधित कुछ शिलालेख मिलते हैं यहाँ पर। ये कहाँ पर है? चमोली में। फड़कानोली कहाँ है? अल्मोड़ा में। सही सुन में तो मल्ला पैनाली। तो ध्यान रखना, मल्ला पैनाली, ये एलिमिनेशन से बेसिकली होना था। आप अगर किसी बुक को पढ़ोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। हालांकि आपको काला माटी और डीना पानी भी नहीं मिलेगी, एक अजय रावत की बुक है उसमें आपको मिल सकता है ये काला माटी और डीना पानी। और थैली पाटन, थैली पाटन पर्वत श्रृंखला भी ध्यान रखना आप, कहां पर है? अल्मोड़ा में। थैली पाटन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये एलिमिनेशन से होना था। जैसे मैंने पढ़ा, सिंपल सी बात है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचा क्या? ये होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? यही होगा। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसके द्वारा निर्मित किए? तो ध्यान रखना, ये कुनिंद के द्वारा। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हम कुनिंद राजवंश को देखते हैं तो एक तो क्या था, प्राचीन कुनिंद, दूसरा क्या था, परवर्ती, नहीं सॉरी, मध्य, प्राचीन कुनिंद राजवंश, दूसरा क्या है हमारा, मध्यकालीन कुनिंद, और तीसरा क्या है हमारा, परवर्ती कुनिंद। ठीक है, इसके द्वारा भी 2 प्रकार की मुद्रा मिली है, ध्यान रखना आपको। प्रारंभिक मुद्रा,
प्रारंभिक मुद्रा, और नंबर 2 पे अगर हम बात करें, एक तो थी प्रारंभिक मुद्रा, हाँ, और दूसरी थी परवर्ती मुद्रा। ये जो परवर्ती मुद्रा थी बेसिकली ये 3 प्रकार की थी। अल्मोड़ा प्रकार, नंबर 2 थी चत्रेश्वर, और नंबर 3 थी कुनिंद। ठीक है, ये लगभग मिलती है हमें, नहीं कुनिंद नहीं होगा, इसे थोड़ा करिएगा, अमोघ भूति प्रकार। अमोघ भूति प्रकार, खैर कंफ्यूज हो गएंगे, सिंपल समझे आप कि जब हम प्रथम राजनीतिक शक्ति को उत्तराखंड के संदर्भ में देखते हैं तो हम बेसिकली किस पर आते हैं, कुनिंद राजवंश में आता है। और कुनिंद किसके अधीन थे, मौर्यों के, ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है। कुनिंद राजवंश में बेसिकली 3 हिस्सों में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या आता है हमारे प्राचीन कुनिंद, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। नेक्स्ट आता है हमारे मध्यकालीन कुनिंद, 600 से 200 बीसी तक। नेक्स्ट आता है हमारा परवर्ती कुनिंद, 200 बीसी से 300 एडी तक। ठीक है, ये डिवाइडेशन हुआ। परवर्ती कुनिंद में क्या हुआ कि कोई भी साम्राज्य अगर हम जब पढ़ते हैं तो हम किस कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, उसका धार्मिक कैसा था, सामाजिक कैसा था, कल्चरल कैसा था, और अर्थव्यवस्था कैसी थी। इस बेस पे हम बेसिकली राजवंशों को पढ़ते हैं और उसी के बेस पे हम अंदाजा लगाते हैं, या इतिहासकारों ने जो अंदाजा लगाया है उसी को हम पढ़ते हैं। तो परवर्ती कुनिंद में जब हम देखते हैं तो परवर्ती कुनिंद में जो मुद्राएं मिली वो 2 प्रकार की मिली। एक आपका परवर्ती कुनिंद मुद्रा, प्रारंभिक मुद्रा, और एक परवर्ती मुद्रा। परवर्ती मुद्रा के अंतर्गत ही 3 प्रकार हमें मिले। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, इसमें जो नाम थे वो शिवदत्त, मगदत्त, शिवपालित, ये भी आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट हुआ चत्रेश्वर, ये इस बार आ गया। चत्रेश्वर बेसिकली ये सिद्ध करता है कि कुनिंद राजवंश के जो देवता थे या जिसकी वो पूजा करते थे वो शिव की पूजा करते थे। तो शिव की जो पहचान है वो किससे की जाती है, चत्रेश्वर से की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा अमोघ भूति। एक्चुअल में जो तीसरा राजवंश हुआ परवर्ती कुनिंद राजवंश, उसके अंतर्गत जो एक बड़ा राजा हुआ, मतलब जो एक जिसकी अनुभूति ज्यादा थी, मतलब जो शक्तिशाली कहूं अगर मैं, तो वो था अमोघ भूति। और इसके द्वारा कॉपर प्लस सिल्वर के मिक्स धातु के सिक्के चलाए गए। तो इसने भी अपने प्रकार से सिक्के जो मैंने बताया, तो इस प्रकार की इससे संबंधित भी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। प्रारंभिक जो मुद्रा है, ना तो इन पे तिथि का उल्लेख है इससे, ना इन पे राजा का उल्लेख है, बट ये किससे समानता स्थापित करती है, बौद्ध धर्म से। अब यहाँ पर यह भी कंट्राडिक्ट होता है कि क्या वो धार्मिक धर्म को यानी शिव को फॉलो करते थे या बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो ये विवाद का विषय है, ये सुलटाया नहीं गया है। बट चत्रेश्वर की जो पहचान है वो किससे की जाती है, बेसिकली शिव से की जाती है। तो ध्यान रखें, तो चत्रेश्वर मुद्रा पूछा है, और चत्रेश्वर कहां से आया, इन 3 से ये 2 निकले, इस 2 से दूसरे से ये 3 निकले, और 3 में से दूसरे नंबर का क्या है, चत्रेश्वर। आई होप, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि चीजें आपको बेसिकली क्रिस्टल क्लियर रहे, ताकि पेपर में जो कंफ्यूजन है वो ना हो और आपके सवाल गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था। सिंपल है, इसे ध्यान रखना आप, अकबर। गढ़वाल राजकुमार मनसबदार नियुक्त किया गया था मेदनी शाह। ठीक है, इसे कुमाऊं का औरंगजेब भी कहते, सॉरी गढ़वाल का औरंगजेब भी कहते हैं, मेदनी शाह। कुमाऊं वाटर रूल्स संबंधी किस वर्ष लागू किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1917 में। और 1874 में क्या है, हाँ, एक एक पढ़ते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट। ठीक है, इसे हिंदी करने की कोशिश मत करना। डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट कब का है, 1874 का है। और इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ क्या व्यवस्था की गई थी, राजस्व पुलिस की व्यवस्था की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी? तो ध्यान रखना ये कर्नल यंग है। गढ़वाल इतिहास के किस गौरवभंजन की उपाधि? ये महिपत शाह होगा, इसमें गौरवभंजन इन्हें ही कहा जाता है। कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्रों से मैं एक्चुअली ये है कि मुझे पता है उत्तराखंड में आप मास्टर लोग हो, तो थोड़ी सी चीजें ये है कि इसलिए भी ज्यादा इसमें कुछ बताने का था नहीं। इसमें उपेंद्र शाह, राम शाह, इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी, फतेहपति शाह अगर आप पढ़ें तो विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह के साथ इनके द्वारा युद्ध करने की प्रवृत्ति बेसिकली हमें मिलती है। और दूसरा, इनके राज्य में क्या था कि नवरत्न हमें देखने को मिलते हैं। तो फतेहपति शाह को खैर इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं। और उत्तराखंड के संदर्भ में अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने आक्रमण किया था, ये बात भी हमें पता है, बहुत पॉपुलर है, इसलिए ज्यादा मैंने टाइम उन पर लगाया नहीं। तो नेक्स्ट आते हैं हम, राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्रों से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये पौरव राजवंश है। ये आप मान के चलो उत्तराखंड में लगभग अगर बहुत सारे एग्जाम है तो 100 बार तो सवाल लगभग लगभग तालेश्वर का आ ही चुका है। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, देखो ये किसी बुक में नहीं मिलता है बेसिकली। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ मैं आपको बताऊं एक्चुअल में है क्या, कुछ खंडित शिलालेख मिले हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। तो बाड़ाहाट जो शक्ति स्तंभ है वहां पर एक नाम आता है गुहेश, ठीक है। तो यहां पर गुहू नाम दिया गया है, तो ध्यान रखना इसमें बेसिक जो नाम है वो है गुहेश, तो आप गुहू मान सकते हैं। सर्वमन्मथ, शेरवनमन और चक्रेश्वर ये नहीं है, तो किससे संबंधित है, गुहू या गुहेश। चोमू देवता की पूजा किसके द्वारा की जाती है? दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के लिए चोमू देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तामाढोंड का युद्ध लड़ा गया। देखो मैं आपको बताऊं, तामाढोंड का जो युद्ध है वो बेसिकली पर्टिकुलर कभी एक व्यक्ति के नाम पे तो ये समायोजित नहीं होता है, बट ये ध्यान रखना कि हम उत्तराखंड का जो मैप है वो कुछ किस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र था, तो इधर कौन थे, परमार राजवंश, और इधर कौन थे, चंद राजवंश। तो पर्टिकुलर इनके बीच में कन्फ्रंट्रेशन, इनके बीच में विवाद उत्पन्न होता रहता था। तो इसी को लेकर तामाढोंड युद्ध जो था वो किसके बीच था, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच। 1917 में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की? तो ध्यान रखना ये जयदत्त जोशी। अच्छा एक चीज और है, मैं इसमें बता दूं, एक अधिवेशन कहां पर हुआ था, कोट द्वार में। अब आपकी जिम्मेदारी है कोट द्वार में कुमाऊं परिषद का कौन सा हुआ, तो ध्यान रखना कोट द्वार को हिंदू मुस्लिम एकता का अधिवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं परिषद इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में लगभग लगभग हिट होता है, तो ध्यान रखना है आपको। समता समाचार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना है मुंशी हरिप्रसाद टमटा। किसमें लवणता सबसे अधिक है? वैसे लवणता की अगर सैलिनिटी सबसे ज्यादा हम बात करें तो किसके द्वारा है, किसमें है, मृत सागर में। बट चूंकि मृत सागर ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर आंसर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा हमारा, अरब सागर में। इसके दूसरे नंबर पर अरब सागर आ जाता है। खुदाई खिदमतकार खुद के बंदे द्वारा स्थापित किसकी थी? तो ध्यान रखना है आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेड कुर्ते, जो नॉर्थ वेस्ट हमारा फ्रंट था वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम था, मैंने अपनी पूरी इच्छा के साथ और पूरी मेहनत के साथ आपके समक्ष पेपर डिस्कस किया। आई होप जितने भी लोग देखते होंगे, कमेंट तो खैर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं करते हैं, बट फिर भी स्टिल उम्मीद है कि सभी लोग देख रहे होंगे, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जो भी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और प्लस अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट को लेके पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9758676945। और मैं नैनीताल में बीपीडीओ के पद पर कार्यरत हूँ, आपको बता दूं, ठीक है। बीपीडीओ के नैनीताल में बीपीडीओ के पद पर कार्यरत हूँ। तो सिंपल सी बात है कि मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे अपने पद को बताना है, कोई भी चीज़ है। अगर आपको किसी भी संदर्भ में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, एक दिन बाद मिले या शाम को मिले, हो सकता है हाथ के हाथ में मिल जाए।
तो पेशेंस बनाए रखिएगा, और प्लस आगे हम और भी जो एग्जाम सीरीज है ये चलती रहेगी, तो मैं पेपर और भी डिस्कस, चूंकि 150 नंबर था और राज्य का सर्वोच्च पद एक्चुअली इस पेपर के माध्यम से मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि चीजों को एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी तरीके से चीजों का डिस्कस हो। ऐसा ना हो कि हवा हवाई में चीजें चल के खत्म हो गई, ऐसा करना मेरा बिल्कुल भी प्रयास नहीं रहता। एक समग्रता के साथ आपको चीजें बताई जाएं, कॉन्सेप्ट बताया जाए, होलिस्टिक अप्रोच बताई जाए, क्वेश्चन को कैसे करना है हैंडल, ऐसे बताया, ये चीज बताई जाए। तो कुल मिला के लबोलबाब आपको, मेरा उद्देश्य यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा सफल हो, और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने मार्ग में आगे बढ़े और सिलेक्शन लेके अपने गांव, अपना परिवार और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।